सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में अफसोसनाक खबर दहशतगर्दी की हम देख रहे हैं कि लहर फिर सर उठाने लगी है। इस्लामाबाद की G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि हमला अफ़गान तालिबान की प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज ने किया है और ये भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी भी है जिसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। वाना कैडेट हमले के पीछे भी अफ़गान सरजमीन से मिलने वाली हिदायत का सुराग मिला, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान भारत के हिमायत याफ्ता 20 दहशतगर्द हलाक कर दिए। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले हैं, दूसरी तरफ दूसरी ही जानिब यानी हमसाया मुल्क भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले GISPR पहले ही खबरदार कर चुके हैं। इसी महीने नई दिल्ली में लाल किला के करीब मुबैना धमाके ने मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग मंसूबे को बेनकाब कर दिया है। भारतीय मीडिया ने खुद तस्लीम किया है कि ना कोई बारूदी मवाद मिला है, ना ज़मीन फटी, यानी धमाका सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी तहकीकात पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दिल्ली में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसके पीछे अब क्या मामलात हैं, तरीके से आगे सिचुएशन बढ़ेगी, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट हामिद खान अल-मशरिकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो हम इस्लामाबाद, चूँकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर ये धमाका होना बड़ी अफसोसनाक खबर, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सिचुएशन बनी, फिर जो ताने बाने हैं वो फितनतुल खवारिज, जहाँ पे हम बार बार ये सिचुएशन रेज़ करते रहे हैं। अफ़गानिस्तान जो डेलीगेशन आया था, इस्तांबुल टॉक्स हुई जो कि कोलैप्स भी कर गई। सो अब फिर वही मामलात शुरू हो चुके हैं, और जैसे कि हम देख भी रहे थे कि जिस वक्त ये टॉक्स चल रही थी तो भारत की जानिब से हिमायत का जो मैसेज आना अफ़गानिस्तान के लिए, सो अब तो सारी सूरत हाल सामने है, और कल वहाँ पर एक और हम देख रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाने की कोशिश की गई है। कैसे एनालाइज करेंगे आप सारी सिचुएशन को? देखिए, हम ना G11 की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे जो दहशतगर्दी का वाक़या, सुसाइड बॉम्बिंग का वाक़या जो हुआ है, ये आप कह रही हैं तशवीशनाक, अपना वो तो अफसोसनाक के साथ साथ बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी है। देखिए, ये तीसरा वाक़या हो गया। इससे पहले फेट कचहरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 2 धमाके हुए, तीसरा वाक़या एक दूसरी जगह पे हुआ। अब तो ये बड़ा वाज़े तौर पे एक पैगाम भी है हमें कि वही वो पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर बैठ के आके यहाँ पे हमले करवा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ने आमना जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बड़ी बातें की, अपने दोस्तों को मायूस नहीं किया। इवन आप देख लें, तीसरे राउंड की नाकामी कहें या जो भी कहें, नतीजा नहीं निकला। वहाँ पे अभी हाल ही में आपने देखा तुर्कमेनिस्तान में जिस तरीके से तुर्की के सदर प्रेसिडेंट ट्रम्प, अपना अर्दोगान भी मौजूद थे, और वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के मौजूद थे। वहाँ पे तय किया गया कि पाकिस्तान की बड़ी भरपूर सपोर्ट की जाएगी, और ये कहा गया कि जी पाकिस्तान जो एफ़र्ट कर रहा है एक मुसालहाना तरीके से मामले को हल करने की, अभी आप देख लें ये भी तलात हैं कि टर्की के वज़ीर दफ़ा, वज़ीर ख़ारजा और इंटेलिजेंस ही पाकिस्तान आएंगे और दोबारा बातचीत का दरवाज़ा खुल सकता है। और इस हवाले से ख़ारजा सिर्फ डिफेंस पे कहना कि हम दोस्तों को ना नहीं कर सकते। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान तो मुसलसल आमना कोशिश कर रहा है कि सफ़ारती सतह पे, दोस्तों की सतह पे, मुसलमानों के लेवल की बात करते हुए हम जो है ना इस मसले का हल तलाश करें, लेकिन लगता है कि अफ़गान तालिबान ने फ़ैसला कर लिया है। अब बात ये खुल के सामने आ गई है, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। कल आपने जिसका अभी जिक्र भी कर रही हैं आपने, वहाँ पे जिस तरीके से जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पे हमला किया गया, तो ये लगता है कि ये ना रुकने वाला सिलसिला है। वाकई पाकिस्तान को वक्त आ गया है कि इससे निकलना होगा। ये बातचीत अगर आप मुझसे पूछें तो अब ये इसका वक्त निकल गया है कि वाकई आपको एक हार्ड स्टेट के तौर पे पाकिस्तान को आना पड़ेगा, पाकिस्तान को इनको जवाब देना पड़ेगा। यानी इतनी तनकीद के बाद
कि सारी दुनिया कह रही है कि जी दरअंदाजी हो रही है, आप इंश्योरेंसेस दें। अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि तीसरे मुज़ाकरात में आपने ज़बानी तौर पे फ़ैसला किया कि जी हम मानते हैं कि हमारी सरजमीन पे लोग मौजूद हैं। और यूनाइटेड नेशन तो अभी आपने देखा लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ पे अलकायदा भी है, यूएन कहती है, दाइश भी है, टीटीपी भी, इनके सारे ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और अफगान तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखें ना, इतने ब्लेटेंट अंदाज में अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, उनके पास जवाब कोई नहीं है। लेकिन शायद वही बात है कि आमना एक कबायली माशरा है, एक रियासत के तौर पर कभी भी इन्होंने रियासत नहीं बनना, ये ऐसे पैसे के लिए झगड़ते रहेंगे। अभी ओपीएम की काश्त दोबारा शुरू होगी, वहाँ पे $1 बिलियन जो है ना वो कमाई की जाती है, असला लिया जाता है, फिर आपस में भी लड़ते हैं। वो देखें ना, वो कहते हैं कि जब किसी के साथ इनका झगड़ा नहीं होता ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आपको 93-94 का पता होगा, नवाज शरीफ साहब का ज़माने में इनकी सबकी सुलह कराने की कोशिश गई, सऊदी अरब बुलाया गया, खाना काबा के अंदर बैठ के इनसे मुज़ाकरात हुए और उन्होंने सब लीडरों ने, तालिबान ने वादा किया कि आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे, वापस आते ही लड़ाई शुरू कर दी। तो मेरा ख्याल है ये इसको इस तरह भी आप देखें जिसका आप जिक्र कर रही हैं, कल दिल्ली में जो वाक़या हुआ, अब उसको भी देखें जिस तरीके से मोदी साहब लेके चल पड़े हैं। वही आप देख लें, पहलगाम के वक्त सऊदी अरब में थे, आज वो नेपाल में बैठे हुए हैं और ये वाक़या हुआ। वाक़या होने के बाद 8 बंदे वहाँ पे मारे गए, जिन पे हम भी अफसोस करते हैं। लेकिन पहला वाक़या देखें, पहला रिएक्शन आया कि जी कोई यहाँ पे दहशतगर्दी या सुसाइड बॉम्बिंग हुई, एक सिलेंडर फटा है, फिर पुलिस ने कहा जी खामखा दूसरों को मत इसमें रगे दें। इवन आपने देखा जी उसके बाद आखिरी बात आमना, उसके बाद उनकी सियासी जमातों ने भी कहा कि आप ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आखिरी बात आमना, ये पहलगाम के बाद जो किया गया था, आप उसके बाद ये दोबारा से मोदी साहब नेपाल में बैठ कर उन्होंने कहा है कि हम खुरा ढूंढेंगे, पीछे जाएंगे उनके। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियाँ हैं। अभी आपने देखा चंद दिन पहले, 2 हफ्ते पहले इन्होंने एक्सरसाइज की सर क्रीक में, उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी बहरी एक्सरसाइज की टर्की के साथ मिलकर, हमने भी उनको जवाब दिया। तो अब ये मौके की तलाश में। आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात आमना कि इंटरनेशनल मीडिया, सारी दुनिया समझ गई है कि बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाए गए। पुलवामा में लोगों ने मान लिया था, सिक्योरिटी काउंसिल में हमें इन्होंने नाम लेके हमें हमारी मजम्मत करवाई थी। इस दफ़ा आपने देखा हिंदुस्तान तना खड़ा हुआ है, अब भी इंशाल्लाह तना खड़ा रहेगा, इसलिए कि कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं और झूठ के ऊपर चल रहे हैं। बिहार के इलेक्शन में मार लगने वाली है, वहाँ पे जो आमना कहा जाए 10-10 लाख रुपये फी वोटर को दे रहे हैं ये। उसके बाद बंगाल के इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये डेस्परेशन में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेंगे। यू नेवर नो, बिल्कुल ऐसे ही डेस्परेशन में करेंगे। और इस हवाले से हम देखें कि वहाँ से जो इलेक्शन कैंपेन चलाने के सिलसिले में जो वहाँ से बयानात आ रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा ख़तरा है। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी इन द मीन टाइम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। मैं आपके पास आती हूँ हामिद खान साहब। सबसे पहले तो आप चूँकि जब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और इंडिया का जो हालिया हुआ है, आप भारतीय मीडिया को फेस कर चुके हैं, वहाँ पे मुकालमे हुए हैं, आपने वहाँ पे भी अपना तजिया पेश किया। अखलाकियात के स्केल पर हम सब जानते हैं कि भारतीय मीडिया कहाँ पर खड़ा है, लेकिन जो कल रिपोर्टिंग हुई है उस पर तो पूरी दुनिया आप क्वेश्चन रेज करिए और अंदर से फिर आवाज़ें उठ रही हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही लग रहा है, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई बारूदी मवाद मिला है और ना ही ब्लास्ट क्रेटर यानी ज़मीन भी नहीं वहाँ पर फटी। सो ये देखते हुए अब कितनी बार सेम स्क्रिप्ट को दोहराया जाएगा, क्या उसका कोई नतीजा निकल सकता है? और पाकिस्तान के लिए जो बार बार इस महाज पे हम देखते हैं गर्मा गर्मी की जा रही है और अफगानिस्तान को भी अब उस साइड से भी पाकिस्तान को टफ टाइम दिया जा रहा है, कैसे पाकिस्तान इन मामलात को अब देखेगा, क्या करना चाहिए सारी सूरत हाल में? देखिए आमना, मैं ये समझता हूँ कि इंडियन अवाम की बड़ी बदकिस्मती है कि उनके ऊपर मोदी जैसा फाशिस्ट हुक्मरान मुसल्लत है, जो कि अपनी सियासी बका के लिए पूरे खित्ते के 1.5 अरब लोगों को एक एटमी जंग के दहाने पर ले आता है और जंग की तरफ धकेल रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान ने समझदारी, बुर्दबारी का सबूत दिया कि बुरी तरह ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में उनको मारने के बाद, उनको धूल छिटाने के बाद, इसके बावजूद हमने अमन की बात की। लेकिन यहाँ पर मोदी का प्रॉब्लम यह है कि वो चाहे बिहार के इलेक्शन हो, अगले उसके बाद 6 और रियासतों के इलेक्शन हो, वो अपनी सियासत और अपनी हिंदुत्व जनूनियत की वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। मुसलसल उसके जो झूठ हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। आज कांग्रेस में भी बात हुई है, लोकसभा कांग्रेस के जो अरकान हैं उन्होंने लोकसभा में बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा है कि मोदी सियासत के नाम पर इंडिया को जंग में धकेल रहा है, जबकि जितना भी इंडियन मीडिया है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बार बार इंडियन चैनल्स पे भी ये कहता हूं कि बदकिस्मती की बात ये है कि खुद इंडिया के अंदर भी इंडिया के लोग भी अब उस सेंसेशनिज्म से तंग आते जाएंगे, जिसकी वजह से उनके अवाम में एक हिजानी कैफियत और जंगी कैफियत पैदा कर दी जाती है। और आपको पता
लगता है कि बहुत सारे दुनिया के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब इंडियन मीडिया या इंडियन इवन प्रिंट मीडिया की खबरें, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो या दूसरे हो, उनकी जो क्रेडिबल न्यूज़ के तौर पर उनको नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर झूठ होता है, उनके अंदर कोई उसके फैक्ट फाइंडिंग नहीं होती है, बल्कि वो फॉल्स होते हैं। और इसी तरह अब जहां पर जब सूरत हाल आ गई है, पाकिस्तान तो वाज़े तौर पर कहता है कि जी इनका जो प्लान होता है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया गढ़े, और वो बयानिया अब फौरन पिट जाता है। उसकी वजह ये कि पूरी दुनिया में एविडेंस मांगती है, जब दुनिया एविडेंस मांगती है तो भारत पीछे हट जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ देखें कि आज बदकिस्मती से जो इस्लामाबाद कचहरी में बम धमाका होता है, उसमें एक सुसाइड बॉम्बर इन्वॉल्व होता है, उसका सर भी मिल जाता है, उसकी शनाख्त भी हो जाती है, उसके ताने बाने किस अंदाज में फितनातुल ख्वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान से मिलते हैं, उसका एक पूरा पाकिस्तान एक एविडेंस सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद वाना के अंदर जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर हमला किया जाता है और हम बहादुरी से उन सारों को जहन्नम हासिल करते हैं और हमारे जवान 3 शहीद भी होते हैं। हमारा जो पाकिस्तान जिस अंदाज में इस वक्त एक तरह से चौमुखी लड़ाई लड़ रही है हमारी बहादुर फोर्सेस और पाकिस्तान की अवाम, वो दुनिया के सामने है कि इंडिया जो है वो हमारा मशरिक और मगरिब दोनों बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉक्सी वॉर के जरिए और प्रेशर के जरिए हम पे जो है वो जंग मुसल्लत करना चाह रहा है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो मोदी के बयानिए को पूरी दुनिया में शिकस्त हुई, हमने देखा कि वो एक तनहा हो गया खुद इंडिया के अंदर। आप राहुल गांधी की तकरीर ले लें जिसने उसको सरेंडर मोदी कहा, उसके बाद प्रियंका गांधी की तकरीर ले लें, वर्मा की तकरीर ले लें, उसके बाद एनालिस्ट को ले लें, वो सब ये बात जानते हैं कि अब मोदी का जो बतौर वजीर आजम खुद इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक है, खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक है। ट्रंप ने अगर 30 से ज्यादा बार नाम लिया है इंडिया के जहाज गिरने का, तो उसकी वजह यही है कि वो एक मैसेज दे रहा है, वो ये समझता है कि भारतीय जुनूनियत कम नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे। और जब पाकिस्तान इम्पार्शियल और फेयर प्रोब करवाने का कह रहा था, जब इन्होंने ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे पहले, लेकिन उसका कुछ भी उस जानिब ये हम देख रहे थे कि इंडिया वहाँ से भाग रहा था। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो यहाँ से या मुज़ाकरात की टेबल वहाँ से भागता है। शाह साहब आपकी जानिब आते हैं, ख़ास तौर पे कल हम फॉरेन ऑफिस से जो एक देख रहे थे और इसी महीने में DGISPR फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी बात कर चुके हैं। फॉरेन ऑफिस पीस टॉक जो हुई है इस्तांबुल में अफ़गानिस्तान के साथ, उसके हवाले से बात कर चुके हैं कि एक ऐसा गिरोह है अफ़गान तालिबान में जिसका आप भी हमारे प्रोग्राम में कई बार जिक्र कर चुके हैं कि वो मसला इस वक्त बना हुआ है और उसकी वजह से ये जो पीस टॉक्स हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। अब जो कोशिशें की जा रही हैं, टर्की की जानिब से हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद आना और ईरान की जानिब से मीडिएशन की ऑफ़र, ये कुछ रोल प्ले कर सकती है सारी सिचुएशन को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे अहम इशू तो ये है कि अफगान तालिबान इस वक्त कह सकते हैं कि प्रॉक्सी फ्रंट मैन के तौर पे काम कर रहे हैं और उनकी अपनी सर्वाइवल शायद इस तमाम तर जो है ना वो साजिशों के अंदर और तमाम तर जो उनका नैरेटिव है उसके अंदर है। मेरे ख्याल में ना तो ईरान को बात करने की ज़रूरत थी, ना तो तुर्की को सामने आने की ज़रूरत थी। ये हम दोनों ममालिक का मसला था और मसला बड़ा वाज़ेह है। मसला वाज़ेह ये है कि जब भी 2021 में तालिबान ने टेक ओवर किया, बेशक हमें वही नैरेटिव बताया जाता है कि तो पाकिस्तान ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ा खुश हुआ। हमने जश्न नहीं मनाया, बल्कि हम उनके पास एक मैसेज कन्वे करने के लिए गए थे कि आपने जितनी जेलें तोड़ी हैं उसमें मुल्ला फकीर और इस तरह के कई दहशतगर्द जो है वो आपने छोड़ दिए TTP के, आप इनको काबू करें। दूसरी बात, इस वक्त जो अफगान तालिबान का अपना रिफ्ट है, हिबतुल्लाह अखुंज़ादा हो गए या अमीर खान मुत्तकी हो गए, मुल्ला याकूब हो गए, साथ साथ सिराजुद्दीन हक्कानी, इनके अपने आपस की जो क्लैशेज हैं, आपस के इख्तिलाफात हैं, वो सिर्फ कुर्सी का इख्तिलाफ है, वो सिर्फ पावर का इख्तिलाफ है। पावरफुल ग्रुप इस वक्त आपका सिराजुद्दीन हक्कानी है, जिसके बाद 10 से 15 हज़ार के करीब फाइटर्स हैं। बाकी छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स के अपने कमांडर्स हैं, वो अपने कमांडर को फॉलो करते हैं। उनको तो एक मर्सनरी फोर्स आपको मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर जो कि किसी मुल्क के खिलाफ भी लड़ सकती है। उज़्बेकिस्तान जो है परेशान है, रशिया परेशान है, ईरान परेशान खुद है, जंडोला और जो दूसरे मतलब ज़ैनब ब्रिगेड जो है वो जाके वहाँ पे हमले कर रहा है। पाकिस्तान जो है आप देख रहे हैं कल जो वाना में हुआ, अब इस्लामाबाद के अंदर वो ये तो क्लियरली आपको याद पड़ता हो तो अफगान मिनिस्टर्स बार बार धमकियां देते रहे कि हम जो है इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अब रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें जो एक और चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि मकामी फैक्टर और अफगान में तो आमना ने सवाल पूछा है शाह जी, मैं चाहूँगा ये जो ईरान की बात की है ना शाह जी,
ये मैं चाहूँगा इस जी, पे जी। कमेंट करें। अब देखें ईरान ने तो 1.2 को 12 लाख जो है ना वो अफगानियों के पिछले साल और इस साल वापस भेज दिया है। Deport उन्होंने नो ट्रस्ट कर दिया। और आपने देखा ईरान के साथ, ईरान की जो इजराइल के साथ जंग हुई थी उसमें अफगानी भी पाए गए जो इजराइल के लिए वो किया करते थे जासूसी। तो आपको लगता है कि स्टेज पे ईरान जो है ना उस पर वो ट्रस्ट करेंगे अफगानी, क्योंकि अफगानिस्तान तो अब बड़ा नाराज़ है कि उन्होंने सारे के सारे 12 लाख जो है ना महाजीन को वापस भेज दिया उन्हें। देखिए शाम साहब, आप देखिए मॉस्को फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना ने बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया था। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में एक बड़ा जो समझदारी का सबूत है, इंटरनेशनली अपने आप को एक्नॉलेज कर दिया है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आते हैं और अफगान तालिबान रिजीम में कहूँगा, अफगान हुकूमत नहीं, वो एज अ स्टेट इन तमाम दहशतगर्दों को पैट्रोनाइज कर रही है। सबसे बड़ा अहम इशू तो ये बात हम उस वक्त करेंगे कि हम किसी स्टेट के साथ बात करें। हम अफगान तालिबान रिजीम जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ बात ही क्यों करें। दूसरा, ये जो दहशतगर्द ग्रुप है वो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड है, वो रशिया के भी दुश्मन है, वो चाइना के भी दुश्मन है, वो तुर्की के भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान के भी दुश्मन है। तो अब तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के बैक पे खड़ा होना चाहिए, OIC ममालिक को भी खड़ा होना चाहिए। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाम तक मेरे ख्याल में बड़ा क्लियरली मैसेज हमें अब रियाज को देना होगा कि जो आपने डिफेंस पैक्ट हमारे साथ किया है उसमें हमारी इस्लामाबाद के ऊपर हमला हो गया और हमें धमकी अफगानिस्तान से मिल रही थी, हमें जो है वो इंडिया ने धमकी नहीं दी थी। तो रिस्पॉन्स तो बड़ा क्लियर है। या तो फिर आप देखें, अगर अफगान तालिबान रिजीम नॉन इंक्लूसिव है तो दे शुड गो होम, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है कि वो एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो इस वक्त रिजीम जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, तमाम खित्ते को उन्होंने एक बड़े खतरनाक जंग में धकेल दिया है। और इस वक्त जो वाकयात हो रहे हैं, इस वक्त जो वाकयात हो रहे हैं, दिल्ली का वाकया, इस्लामाबाद का वाकया और जो वाना का वाकया, मैं उसको एक तसलसल देखता हूँ। इसमें आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी बहुत बड़ी गेम्स कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी हो सकता है, जिसमें बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक जो कि पाकिस्तान को जो है इकोनॉमिकली गवादर पोर्ट को नहीं देखना चाहते वो तरक्की करे, वो BRI और CPEC को एक्सटेंशन नहीं मांगते। देखिए ये एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में चाइनीज भी खुद परेशान है। ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। अब इसको हमने एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर अगर वोलेटाइल हो गए तो हम दोनों बॉर्डर्स को कैसे काउंटर करेंगे। एक तरफ हिंदुस्तान कन्वेंशनल वॉर आप पे पोस्ट करना चाह रहा है, दूसरी तरफ जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, अफगानिस्तान के तालिबान उनके साथ हैं। तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रिजॉल्व और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का इमेज है वो काफी बेहतर है। और मेरे ख्याल में ये जंग शायद इतनी आसान इन लोगों के लिए भी नहीं होगी कि पाकिस्तान किसके अंदर बिल्कुल पाकिस्तान को मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा और अपने ऑप्शंस देखने होंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शराजी साहब, हामिद खान अल-मशीद, दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। तशाम साहब साथ रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से डिस्कशन होगी। वेलकम बैक नाजरीन। आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है वो नेशनल असम्बली में टेबल कर दिया। कल हमने देखा था कि सेनेट में 64 वोटों की कसरत राय से 27वीं आईनी तरमीम वहाँ से पास हो चुकी है, जिसमें PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान, जिन्हें आज पार्टी ने निकाल भी दिए, उन्होंने हुकूमत के फेवर में वोट किया। तो ये सारी सिचुएशन है जिस पर हम देख रहे हैं कि सारे मामला बड़े ज़ेर बहस हैं और अदलिया की जानिब से भी इस पर अब जो है वो रिएक्शन हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके खतूत मौसूल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अब क्या सूरत हाल बनेगी, इसके लीगल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने, लॉ एक्सपर्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हाफिज़ साहब, लीगल इम्प्लिकेशंस पर ही हम बात करेंगे, चूँकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं। ख़ास तौर पे अगर हम जुडिशरी के मैटर्स के हवाले से बात करें, उनकी इंडिपेंडेंस के हवाले से बात करें, तो इस पे बड़े सवालात भी उठ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जजेस की जानिब से भी उठ रहे हैं। अब हाई कोर्ट के जो हम देख रहे हैं कि जजेस होंगे, उसकी सर्विस की मुद्दत कम कर देना, 5 साल तक कर देना, उसके अलावा सीनियरिटी रूल्स को चेंज करना और ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं कि स्टे ऑर्डर का, इंटरिम स्टे ऑर्डर का 1 साल बाद ख़त्म हो जाना, ये स्ट्रेंथन करेगा जुडिशल इंडिपेंडेंस को या फिर अंडरमाइन कर रहा है कहीं ना कहीं हम जो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना, आपने दो तरफ इशारा किया है। एक तरफ आपने इशारा किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है
और उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है, यानी कि FCC। जब पाकिस्तान की नेशनल असम्बली उसको पास कर देगी तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाएगा। अगर ब्रॉडली सिर्फ पहले उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कोई नया ना इनिशिएटिव है, ना नया इनोवेशंस है, नया कोई आइडिया है, बल्कि ये ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया भर के अंदर स्पेशलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए तकरीबन 80 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है। जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी वो 1920 के अंदर ऑस्ट्रिया ने बनाई और उन्होंने कहा कि जी हमारे जो 5 मैटर्स हैं, ताकि दुनिया के अंदर स्पेशलाइजेशन का जिस तरह कॉन्सेप्ट जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह जुडिशरी में भी है कि पहले आप देखें कि कॉलोनियल टाइम से पहले 2-3 ही कानून होते थे। आपका PPC होता था, CPC होता था, CRPC होता था। 1947 के बाद सिचुएशन कुछ और आई, आपके लॉज बनते गए। आज सिचुएशन कुछ और है, आपकी और मॉडर्न नीड है, स्पेशल लॉज है, कंपटीशन है, डिजिटाइजेशन है, आर्बिट्रेशन है, कॉरपोरेट है, SCCP है। तो जिस तरह वर्कलोड बढ़ता गया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन साइड के ऊपर, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, गवर्नमेंट्स के इश्यूज़ पे, पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़ पे, और आपकी जो रेगुलर क्रिमिनल सिविल जो आपके टैक्सेशन हैं, तो दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता जो टॉप लेवल की चीज़ें हैं उन्हें आपस में रीएलोकेट करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर जो रीएलोकेशन ऑफ जुरिसडिक्शन आई है, ये वही जुरिसडिक्शन है जो दुनिया के 80 ममालिक ने अपनी सुप्रीम कोर्ट्स को दिया हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दिया हुआ है। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट, इंट्रा गवर्नमेंटल, उसके बाद आपका जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर जो है, और उसके बाद जो आपके नीचे चीज़ें आती हैं हाई कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल या एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स या पब्लिक राइट्स जो है, जो आपका रेगुलर सिविल राइट्स से रिलेटेड नहीं है, उसकी एपेलेट जुरिसडिक्शन जो है दुनिया भर ने दी, और यही पाकिस्तान ने किया। अब पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया जो है वो तकरीबन 2000 से चल रहा था कि यार इसको बर्डन को कम किया जाना चाहिए, रीएलोकेशन किया जाना चाहिए, स्पेशलाइज करना चाहिए। 2007 में COD हुआ। अब ये है कि 2 चीज़ें आई हैं समिट में। एक आई है आपका आर्टिकल 170(b) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, दूसरा आपके सामने आर्टिकल 243 आया। अब दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो 2000 से पाकिस्तान के पेपर्स के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर और पाकिस्तान के सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं। कारगिल के बाद हमने फैसला किया 99 के अंदर कि हमारा CDS बनना चाहिए। दुनिया के इस वक्त 67 ममालिक में बन चुका है। 1959 से ये इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है और अब इंडिया ने भी बनाया। इसी तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 2007 में COD आया। उसके बाद हमने थोड़ा सा टोन डाउन एलिवेशन ऑफ जजेस किया। सुप्रीम कोर्ट फिर उसने अपना रोल प्ले करके कहा कि जो मैं समझता हूँ या करता हूँ वो होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई कि अब वो चीज़ें जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, JUI, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN या और भी MQ सारे एग्री थी उन चीज़ों के ऊपर कि लोकल गवर्नमेंट्स बेहतर होना चाहिए, NFC को बेहतर होना चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। तो अब जब उसके प्रोसेस के अंदर जाने लगे हैं तो अब आपने देखा है कि जी एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से इफेक्ट होती है तो दुनिया के आमना किसी एक मुल्क ने पिछले 105 साल से अपनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बना के रिवर्स नहीं किया। किसी जगह ये इशू नहीं आया कि जी सुप्रीम कोर्ट एक नीचे चली गई है, दूसरा पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है उसके दरमियान। अच्छा, अब दूसरा रखी जा सकती है। अब मैं दूसरा क्विकली ये है कि बिल्कुल जजेस का टेन्योर वैसा ही है जो पहला था। 62 हाई कोर्ट है, 65 वो है। सिर्फ इसके अंदर उन्होंने किया ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके अंदर 3 क्वालिफिकेशंस है। एक ये है कि वो जज बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो। फिर आया कि जी जो जज 7 साल के अंदर बन सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो आ सकता है। क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में आना है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट 5 साल है। अब पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का था कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना है वो अभी भी इंटैक्ट है कि अगर आप 15 साल की आपकी एज ए लॉयर स्टैंडिंग है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि आपकी 20 साल की स्टैंडिंग है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है लॉयर्स को इसमें लेना चाहिए। दूसरा उसके अंदर ये है कि जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। भी बेसिक स्ट्रक्चर तो कब हो कि जब एग्जीक्यूटिव ने जो है वो अपना रोल इस तरह प्ले किया हो कि सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस जो है उन्हें कम कर दिया हो। अब सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट जुरिसडिक्शन इंटैक्ट
इंटैक्ट है जिस तरह दुनिया भर के अंदर है। ये हो नहीं सकता कि पैरेलल आप एक ही चीज़ की दो जुरिस्डिक्शन को दो। अगर जुरिस्डिक्शन को रीएलोकेट किया जाता है तो उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो इफेक्ट नहीं हुई। इसी तरह जजेस का ट्रांसफ़र है कि उस ट्रांसफ़र के अंदर दुनिया के अंदर किसी जगह जज की कॉन्सेंट लेना ज़रूरी नहीं है। सुपीरियर जुडिशरी आप किसी जगह भी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में 52 साल से आप एक नहीं आपने जज ट्रांसफ़र किया, तो अब आपको एप्रीहेंशन आ गया कि अगर करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। और वो भी जुडिशल कमीशन जहाँ पे मुल्क के 2 चीफ जस्टिस होंगे, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, उसके बाद ये है कि आपके दूसरे जजेस होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट आपको सब्सटेंशियल आर्गूमेंट नहीं नजर आ रहा। और अगर इनकी पुरानी स्पीचेस और आपके इनके नैरेटिव्स दिखाएं तो खुद उसको रिबट करेंगे कि जो आज स्टैंस लिया जा रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, वही वो बुनियाद पहली थी इस अदालत को बनाने की कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी बेहतर है। मैं एहतशाम साहब की जानिब चलती हूँ। एहतशाम साहब, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक तो आप इसकी टाइमिंग और इसके जो कंटेंट को लेकर इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? अच्छा सवाल है आमना। देखें, एक बुनियादी तौर पे तो एक चीज़ हमें देखना पड़ा है कि 26 आइनी तरमीम जब मंजूर कराई गई थी तो हुकूमत को खासा टफ टाइम मिला था। कभी पीपल्स पार्टी के पास जा रहे हैं, कभी फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं, फजल रहमान साहब बिलावल के पास जा रहे हैं। एक हम देखते हैं कई दिनों तक सिलसिला रहा। लेकिन इस दफ़ा लगता है कि हुकूमत ने अपने कार्ड और अपनी हिकमत अमली बड़ी शानदार तरीके से बनाई। और जो उन्होंने प्लान किया हुआ था कि 95 में से हम 65 बंदे जो है ना हमारे सेंटर मौजूद होंगे। ऐन वक्त पे देखा आपने, फिर इरफान सिद्दीकी साहब चले गए वेंटिलेटर पे और आज उनका इंतकाल भी हो गया। कल इंतकाल हुआ, आज उनका जनाजा भी है। तो वहाँ पे एक बंदे की जो है ना वो कमी महसूस की गई। नतीजतन 64 और 95 का वही होना, तो वो कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वो सब कुछ उन्होंने प्लान के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक कर लिया। देखिए आमना, अभी ये जो बात हो रही है जिस पर मैं चाहूँगा हाफिज़ साहब भी बात करेंगे, ये जो इतराज़ आ रहा है ना कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है ना ये क्यों बनाई गई। देखें, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो एग्जैक्ट 14 मई 2006 को जब मिसाक़ जमहूरियत हुआ था वहाँ पे पीपल्स पार्टी पेमलन में, तो वहाँ पे तय किया गया था कि पाकिस्तान में एक वफाकी आइन, ये एक आइनी अदालत बनाई जाएगी। फिर 2 हफ्तों के बाद आमना, मुझे याद है मिलेनियम होटल में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। उसमें मौलाना फजल रहमान भी थे, उसमें इमरान खान भी थे और लोग भी थे। इन्होंने बाकायदा एंडोर्स किया था कि जी ये आइनी अदालत बननी चाहिए। अब देख लें, ये ना समझ आने वाली बात है कि आप उसकी मुखालफत क्यों की जा रही है। हाँ, एक सवाल है जिसका हाफिज़ बाद में ज़रूर जवाब दें। ये जो जिस खदशात का इजहार आमना किया जा रहा है कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है ना ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारी हो जाएगी। अब ये देखना है कि क्या उसके इख्तियारात में सुप्रीम कोर्ट में कमी आएगी। हाँ, मंसूर अली शाह ने तो कल आपने मजाक से भी कहा कि थी हमारी तो अवकाती कोई नहीं रही, सारे काम आइनी अदालत में चले जाएंगे। दूसरा हमला जो मुझे ज़ाती तौर पर जिस बात का रंज भी है, जिसका आपने देखा कि आज अपनी तकरीर में ख्वाजा आसिफ ने भी नेशनल असम्बली में किया, मुस्तफ़ा कमाल ने भी किया, वो ये है कि ये जो फैसला किया गया था 3 इशूज़ के ऊपर, वो 26वीं आइनवी तरमीम पे वक्त भी पीपल्स पार्टी ने नहीं होने दिया, इस दफ़ा भी नहीं होने दिया। तो लोग कह रहे हैं जी एक जरदारी सब पे भारी वाली बात है। अभी ये बात हो रही थी आमना कि अख्तियारात को निचली सतह पे ले जाया जाएगा लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को, आपने देखा कि नहीं होने दिया गया। और फिर पीपल्स पार्टी इसरार कर रही है कि जो 18वीं तरमीम में तय किया गया था कि नेशनल प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनेंगे, वो कहते नहीं बनने देंगे। अब देखें कितनी अफसोसनाक बात है। और तीसरी बात यह है कि आमना, ये तय किया गया था कि जिस तरीके से अपना ये 2 डिवॉल्व किए गए थे, अपना जिसको कहते हैं सब्जेक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर का और तालीम का, बड़ा गर्क कर दिया लेके सूबों ने, देले का काम नहीं किया। आप देखते हैं पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चे जो है ना स्कूलों से बाहर हैं। हिंदुस्तान की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में आमना टोटल 20 लाख बच्चे बाहर हैं। आप देख लें। और पॉपुलेशन वेलफेयर का आप देख लें, दुनिया का मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा है, क्लोज टू 3%, दुनिया में कहीं नहीं है। तभी देखें इस पर कोई नई बात हुई। और फिर दूसरा माजरत के साथ मैं ये कहूँगा और जवाब दें अपने हाफिज़ साहब भी, देखें लोकल गवर्नमेंट का काम डिक्टेटरों ने किया, ज़िया-उल-हक ने किया, अयूब खान ने किया, मुशर्रफ ने किया। जिन सियासी जमातों से हमें तवक्को करनी चाहिए थी कि ये इख्तियारात को निचली सतह पे ले जाएंगे, लोगों को नाली, पानी, बिजली, गैस और जनाब तालीम, हेल्थ के शोबे में काम करेंगे, उसको नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिए कि बड़ा प्रोफाउंड वेस्टेड इंटरेस्ट है, मॉनेटरी इंटरेस्ट। तो डिटेल में चल जाएंगे। मैं हाफिज़ साहब से आपको उस सवाल का जवाब लेती हूँ क्योंकि एफसीसी की जो क्रिएशन आखिरी बात हमने एक और बात रह जाएगी, एक बात और रह जाएगी, फिर हाफिज़ साहब से ज़रूर पूछिएगा सवाल। देखिए ना, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब ये सब कुछ क्यों कहना पड़ा। इस वक्त कोई शक नहीं है कि हमारी
जुडिशल अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी तो बहुत ज़बरदस्त हो गई है, लेकिन सवाल अगला यही है कि जी जो वादे उन्होंने किए थे, रियासत ने कहा था कि हम सारे काम करवाएंगे, NFC अवार्ड को रिव्यू किया जाएगा। हाँ, मेरी इत्तला ये है कि क्लोज टू $1 ट्रिलियन वो देंगे, 10% के करीब दिफा के लिए पाकिस्तान ने लड़ना है, वो साबित कर दिया। लेकिन आपने देखा, आपने डेवोल्यूशन नहीं होनी दी जा रही, NFC है और ये चैलेंजेस जो थे उनको नहीं देखा सब्जेक्ट ये उसको नहीं होने दिया गया। क्यों नहीं होने दिया गया? हाफिज साहब से बिल्कुल ठीक। हाफिज साहब, आप पहले तो, क्योंकि हम थोड़ा सा आपकी माहिराना राय लेंगे, FCC की जो क्रिएशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के साथ, जैसे एहतशाम साहब कह रहे हैं, कैसे कंप्लाई करती है, ये थोड़ा समझा दीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं, आपने समझते कि उनसे तकरार का बायस बन सकती है ये? नहीं आमना, एक तो ये है कि मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि आपकी पहले जितनी भी जुरिस्डिक्शन थी, आपकी रेगुलर लिटिगेशन की या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन की, वो नीचे से चलती सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके इकट्ठी हो जाती थी और सुप्रीम कोर्ट के पास सारे ही लीगल जुरिस्डिक्शन एरियाज थे। और ये दुनिया में भी सारी सुप्रीम कोर्ट इसी तरह करती हैं कि जो आपका जो 3rd टियर होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। अब ये है कि दुनिया ने कई जगहों के ऊपर जो है अब उसको 2 टियर्स के अंदर करना शुरू कर दिया है। वो ये है कि एक सिविल राइट्स हैं, एक आपके क्रिमिनल मैटर्स हैं, आपके टैक्स मैटर्स हैं, या उसके अंदर स्पेशल लॉज के आपके मैटर्स हैं, वो सारे के सारे एक जगह से उठा के हाई कोर्ट्स के अंदर भी उन्हें 2 जगह कर देते। और इसलिए आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ बेंचेस बनते रहते हैं, कभी वो एनवायरनमेंट का बेंच बन गया, कभी टैक्स का बेंच बन गया, कभी आपके सामने जो क्रिमिनल मैटर्स समझा दिए। ये बताएं कि इस वक्त जो इतराज़ किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताएं, तो हो सकता है वो 28वीं तरमीम में आ जाए ना, वो फैसल वाडा साहब तो 28वीं तरमीम की भी बात कर रहे हैं। देखें, जब एहतशाम साहब 26 में आई थी, उस वक़्त की जो पाकिस्तान के जिस तरह ऊपर वाला एरिया है, यानी कि पार्लियामेंट है, वीज़ा वर्स जुडिशरी है, आपने कुछ चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनली जो है ना उस सिस्टम ने काम किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है और अंडर क्रिटिसिज्म रहा। आप 27वीं पे, अब 27वीं के अंदर जिन बुनियादी चीज़ों पे आपने बड़ा ज़बरदस्त उस पर तज्जिया किया लोकल गवर्नमेंट्स का। आप ये देखें कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आपके 2 लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, एक आपकी फेडरल थी, एक आपकी कॉन्करेंट थी। अगर ये इतनी गलत थी कि जी सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट रहनी चाहिए, तो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे लेड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, तो वो ना बनाते, वो कहते जी बस ठीक है मरकज़ है और उसके बाद सूबा है। 2010 के अंदर जो है हमने, अब साहब इतराज़ तो तब हुआ जब कॉन्क्रीट लिस्ट को जब ख़त्म कर दिया, वही मैंने कहा ना कि 2010 के अंदर हमने कॉन्करेंट लिस्ट ख़त्म कर दी, और जब हमने ख़त्म की तो हमने कहा जी कि सेंटर सारे पार दे। अब एहतशाम साहब, दुनिया का कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको नज़र नहीं आता कि कहीं कि जी जो आपका NFC है, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, वो जब एक दफ़ा कैप कर दी जाए तो उससे कम नहीं हो सकता। वो ज़्यादा कम हो सकता है कि जितना आपका केक है, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी आपकी नेसेसिटीज़ हैं। फिर PFC आपने नहीं बनाया, फिर आर्टिकल 140A के नीचे गवर्नेंस जो है कि दुनिया का आप अमेरिका, चाइना, बरतानिया, सऊदी अरब, जहाँ जहाँ डिक्टेटर्स भी हैं, मोनार्की भी है, या आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, सब ने लोकल गवर्नमेंट्स पे किया हुआ है। और चाइना के अंदर 35% स्पेंडिंग जो है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट से होती है। जर्मनी इज़ द बेस्ट सिस्टम। तो ये आप सऊदी अरब देख लें कि मक्का के अंदर इतना बड़ा हज जो है वो आपकी म्यूनसिपैलिटी मक्का करवाती है। कभी रियासत तो बड़ी मजबूत है ना, हम क्या कहेंगे, रियासत मजबूर हो गई है, पॉलिटिकल लोगों के हाथों में हौसला बन गई है। मैं एहतशाम साहब, मैं बताऊं कि ये सारे के सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और झगड़ा सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क का पॉलिटिशियन या पार्लियामेंट जो है वो जब असेंबली से बाहर होता है तो वहाँ आम आदमी की बात करता है, लेकिन जब वो असेंबली के अंदर या पार के अंदर आता है तो वो ना फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज होने देता है, ना वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज होने देता है, और ना ही वो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन होने देता है। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं हौच पौच के अंदर रहेंगी, फंड्स भी उसके पास रहेंगे, ताकत भी उसके पास रहेगी, DC भी उसके पास रहेगा। उम्मीद करें हाफिज साहब कि 28वीं तरमीम मेरा ये ख्याल ये है कि चूंकि जिस तरह आपने देखा कि 26 में आपने एक फेज़ किया, 27वीं के अंदर आपने 2 बड़े इंपॉर्टेंट थे कि आपने जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी किया, जो मैंने कहा कि दुनिया में एस्टैब्लिश प्रिंसिपल था, आपने इसको भी कर लिया। और मैं बहुत जल्द जो है 28 को देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह आपको स्पीचेस नजर आई है पार्लियामेंट के अंदर, ये सेनेट की आज भी आई है, उससे लग ये रहा है कि बहुत जल्द 28 है, और उसी के अंदर आपका NFC है
ये कॉन्करेंट लिस्ट है और ये वो ऐसे अल्लाह करे इशू कि है जो जो real गवर्नेंस के challenges हैं, वो भी हैं हमें जिसको आगे रिजॉल्व नजर होना आएं। चाहिए। उसके अंदर जो है हट धर्मी जो है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं, और पाकिस्तान को एक वाइब्रेंट, फंक्शनल और एक ऐसा वे फॉरवर्ड पाकिस्तान चाहिए कि जो पाकिस्तान के आम आदमी की ज़रूरियात को, उसके पूरे जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए और उसके गवर्नेंस के लिए उसको फैसिलिटेट करे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच हाफिज़ एहसान साहब, एहतशाम में शुक्रिया अदा करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।